नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कवि विद्यापति के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में विद्यापति के युग और उनके युग में किस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियाँ थी और विद्यापति की भाषा, जनभाषा, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग में कई शैलियाँ और धाराएं एक साथ विकसित हुई और इस युग में महाकाव्य भी लिखे गए, मुक्तक भी, प्रशस्ति काव्य भी रचे गए और श्रृंगार काव्य की भी रचना की गई। सिद्धनाथों ने भी काव्य रचा और जैन मुनियों ने भी साहित्य की रचना की। इसी युग में विद्यापति कविताएं लिख रहे थे। विद्यापति का युग आदिकाल के अवसान का युग था। भक्ति काल का आरंभ नहीं हुआ था और आदिकाल की क्षमताएं चुक रही थी। इस दहलीज पर खरा कवि आदिकाल की पूरी परंपरा से जुड़ा था और नए युग के आगमन का संकेत भी दे रहा था। इसीलिए कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसे प्रशस्ति काव्य ग्रंथ लिखे गए। पदावली और श्रृंगारिक उक्तियाँ अभिव्यक्त की गई। राधा कृष्ण का स्मरण कर कवि ने बताया कि आने वाला युग भक्ति को समर्पित है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इतिहास के दस्तावेज हैं। पृथ्वीराज रासो के समान इसमें प्रक्षेप नहीं हुआ है, अतः ऐतिहासिक फूले नहीं की गई है। विद्यापति की भाषा जो है वह अपभ्रंश से छूटती हुई और आधुनिक आर्य भाषाओं की ओर बढ़ती हुई भाषा है। उनकी भाषा जनभाषा है। संस्कृत, फारसी, प्राकृत आदि स्रोतों से कवि ने शब्द ग्रहण अवश्य किया है, परंतु उसे ज़्यादा से ज़्यादा जनभाषा मैथिली के नज़दीक ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया है। सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी भाषा सामासिक संस्कृति की भाषाई विकास का प्रमाण प्रस्तुत करती है। दोस्तों, विद्यापति के युग पर अगर चर्चा करें तो उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्य के अनुसार विद्यापति का सन 1360 से 1480 के बीच वे मौजूद थे। अनेक दृष्टियों से यह संक्रमण काल माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को न तो वीरगाथा काल में रखा और न भक्ति काल में। उन्होंने इनके लिए अलग से एक खाता खोला। यानी अनेक इतिहासकारों ने आचार्य शुक्ल की इतिहास पद्धति लेखन की आलोचना भी किए हैं और करते हुए इसी बात से वह कहते हैं कि इतिहास में विद्यापति का स्थान तय करने के लिए आचार्य शुक्ल को फुटकर खाता खोलना पड़ा। लेकिन यह ऐतिहासिक वास्तविकता है कि विद्यापति संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की रचनाओं की अंतरकथा एवं अंतर्वस्तु पर तथा साहित्य, समाज और राजनीति के इतिहास पर ध्यान देने से संक्रमण की प्रक्रिया और विद्यापति की रचनात्मक विशेषताओं के बीच घना संबंध दिखाई पड़ता है। प्रवृत्तियों की दृष्टि से वे हिंदी साहित्य के इतिहास में न वीरगाथा काल के कवि हैं और न भक्ति आंदोलन के। दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में उन्होंने अपने चरित नायकों की वीरता का वर्णन किया है और यह वर्णन रोमांचक वीरता से भरपूर है और उनके पूरे काव्य में भक्ति के भी ढेर सारे पद हैं। भक्ति भावना होने के बाद वे भक्ति आंदोलन के अंग नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति भावना में आंदोलन की चेतना नहीं है। इन बातों से परे विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि है।
जो भी लोग विद्यापति के पदावली का भक्ति पर अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन पर व्यंग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कहा था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। तो दोस्तों, यह किस आलोचक ने कहा था? तो वे आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के लिए कहा था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। अतः विद्यापति की मूल प्रवृत्ति और उनके समय की विकास समान प्रवृत्ति में एक तरह से अंतर्विरोध था। यही साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कारण है कि आचार्य शुक्ल उन्हें फुटकल खाते में रखते हैं। विद्यापति का काव्यात्मक या ऐतिहासिक महत्व कतई कम नहीं होता है इससे, बल्कि उनकी विशिष्टता ही प्रमाणित होती है कि वे युगांतर के कवि थे। दोस्तों, विद्यापति युग में राजनीतिक परिस्थितियों पर अगर हम चर्चा करें तो विद्यापति के समय में भारत में आम तौर से दिल्ली सल्तनत का राज्य था और इसे स्पष्ट रूप से कहा जाए कि विद्यापति के जीवन काल में दिल्ली पर तुगलक और लोदी वंश का शासन था। जाहिर है कि विद्यापति के जन्म से बहुत पहले भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था और दिल्ली सल्तनत भी बहुत पहले स्थापित हो चुका था। भारत की जनता ने काफ़ी पहले दिल्ली सल्तनत को स्वीकार कर लिया था। बावजूद इसके कि पूरे देश पर दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन व्यवहार में उनका प्रभुत्व देश पर था। देश भर में फैली स्थानीय सत्ताएं सल्तनत का प्रभुत्व स्वीकार कर चुकी थी। प्रायः 8वीं शताब्दी से उत्तर भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना से समाप्त हो गई थी, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था। भारतीय स्तर पर राजनीतिक स्थिति का एक पहलू यह था कि केंद्रीय सत्ता दिल्ली सल्तनत की थी, जो भीतरी अंतर्विरोध और उठापटक के बावजूद कायम थी। उसके प्रभाव से परंपरागत भारतीय राजनीतिक समाप्त प्रायः हो गई थी या शेष थी तो क्षेत्रीय एवं स्थानीय शासन के रूप में थी। तो दोस्तों, इस क्रम में उल्लेखनीय यह बात है कि भारतीय राजनीतिक और समाज में धार्मिक दृष्टि से जो समुदाय हिंदू और मुसलमान अस्तित्व में आ गए थे, इस नई बात ने राजनीति में भी नयापन ला दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में अमीर खुसरो का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि देश में मुसलमानों के आगमन के बाद राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो नयापन विकसित हुआ, उसी की देन है अमीर खुसरो। खुसरो और विद्यापति में फ़र्क यह है कि खुसरो दिल्ली में रहते थे और विद्यापति मिथिला में। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, फलतः खुसरो का उससे सीधा लगाव था। मिथिला दिल्ली से बहुत दूर देश के पूर्वी क्षेत्र का अंग होने के कारण केंद्रीय सत्ता में होने वाले उथल पुथल के तत्कालीन प्रभाव से दूर रही। मिथिला उत्तरी बिहार में जो अन्य अधिकांश स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक तुर्क आक्रमणों से अछूता रहता था, वह संस्कृत विद्या के एक केंद्र का वहाँ विकास हुआ, क्योंकि वहाँ भारी संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हो सके, जिन्होंने अपनी कृतियों में साहित्य की परंपरा को सुरक्षित रखा। इस कथन का महत्व इस बात को ध्यान में रखकर समझा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में फारसी के राजभाषा हो जाने से संस्कृत का महत्व कम हो गया और इसी कारण समाज में ब्राह्मणों का भी महत्व घट गया। मिथिला में संस्कृत भाषा साहित्य की परंपरा और ब्राह्मणों का प्रभाव कायम रहने के बावजूद विद्यापति के समय में बदलाव आया। मिथिला पर असलान शाह का हमला भी हुआ
और भाषा साहित्य के अखिल भारतीय परिदृश्य का प्रभाव भी पड़ा। दोस्तों, कीर्तिलता में यह वर्णन किया गया है कि राजलोभी असलान ने धोखे से तिरहुत के राजा गणेश्वर को मार डाला और राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद राजा गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह ने सोचा कि असलान से बदला लेने के लिए सुल्तान की मदद लेनी चाहिए और उसने सुल्तान से मदद मांगी और सुल्तान ने असलान के खिलाफ कीर्ति सिंह को मदद दी। सुल्तान की सेना की मदद से कीर्ति सिंह ने असलान को भयानक युद्ध में हराकर खदेड़ दिया और अपने राज्य पर फिर से कब्जा जमा लिया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मुसलमान हमलावर के खिलाफ मदद मांगने के लिए कीर्ति सिंह मुसलमान सुल्तान के पास ही गए और मदद पाकर राज्य वापस लिया। इस बात का सबूत यह है कि राजनीतिक धर्म से प्रेरित नहीं थी। इस प्रसंग में यह भी महत्वपूर्ण है कि मुसलमान ने असलान के हारने के बाद राज्य को अपने अधीन नहीं कर लिया, बल्कि कीर्ति सिंह का ही राज्य अभिषेक कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि कीर्ति सिंह के पूर्वज भोगिस राय को दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक अपना सखा कहते थे। तो तत्कालीन राजनीति का असली रूप राज्य पाने के लिए की जाने वाली साजिशें, हमले, लड़ाइयाँ और जो कुछ भी देखा जाता था, इन सब के फलस्वरूप समाज की राजनीतिक अराजकता के दुष्परिणाम समाज को झेलने पड़ते थे। दोस्तों, कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और सुल्तान के युद्ध का वर्णन है। युद्ध में शिव सिंह को विजयी दिखाया गया है। इस विजय के फलस्वरूप राजा शिव सिंह की कीर्ति पताका चारों तरफ फहरती है। राजतंत्र के युग में राजा की कीर्ति जनता की भलाई अथवा अन्य किसी युग के कारण नहीं, युद्ध के विजय के जरिए ही फैलती है। राजा की शक्ति सेना और युद्ध जीतने की क्षमता में निहित रहती थी। दोस्तों, अगर विद्यापति युगीन इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो विद्यापति की कृतियों में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली आदि में इतिहास संबंधी सामग्री मिलती है, लेकिन इन कृतियों की इतिहास संबंधी सामग्री में कितनी ऐतिहासिकता है, इसकी जांच करना आवश्यक नहीं है। राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह ओइन वंश के थे। यह उल्लेख कथा को ऐतिहासिकता प्रदान करती है। यह वंश मिथिला में आज भी उपलब्ध है। दिल्ली के तुर्क बादशाह फिरोज शाह मिथिला के भोगिस राय की भाई की तरफ मानते थे। इससे भी कथा में ऐतिहासिकता आ जाती है। विद्यापति प्रायः फिरोज शाह तुगलक और उसके कुछ बाद लोदी वंश के समय भी थे, इसीलिए वे स्वयं मिथिला की ऐतिहासिक कथा के प्रमाण बनकर दिखते हैं। कीर्ति पताका में मिथिला के राजा गणेश्वर सिंह और असलान के युद्ध और असलान के खिलाफ लड़ने के लिए कीर्ति सिंह के द्वारा सुल्तान की मदद लेना, यह ऐतिहासिक घटना है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और सुल्तान का युद्ध का भी कथा, यह ऐतिहासिकता प्रदान करता है। कीर्तिलता की कथा बताती है कि कैसे कीर्ति सिंह राजा बने। विद्यापति ने भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखित कथा में भृंगी से प्रश्न करवाया है कि राजा कीर्ति सिंह किस वंश के थे और वे स्वयं कौन थे। इसी प्रश्न के उत्तर में कीर्तिलता की रचना हुई है। विद्यापति के बारे में ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत है कि वे राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। उनकी पदावली में भी बार बार राजा शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी का जिक्र आता है। इससे विद्यापति और राजा शिव सिंह के संबंध में ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। दोस्तों, अगर हम विद्यापति की
भाषा पे चर्चा करें तो विद्यापति की मातृभाषा और मिथिला की सामाजिक सांस्कृतिक भाषा भी मैथिली ही थी। जो मिथिला में विद्वानों के बीच संस्कृत की भी प्रतिष्ठा थी। विद्यापति ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पदावली मैथिली में ही रची है। विद्यापति की विद्वत परंपरा को मानकर उन्होंने संस्कृत में भी रचना की, लेकिन औहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना करने के पीछे यही बात प्रेरणा के रूप में काम कर रही होगी कि अपभ्रंश उस समय भी उत्तर भारत के राष्ट्रीय संदर्भ की भाषा थी और विद्यापति का रचना काल जो केवल उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं था। कीर्तिलता की भाषा औहट में देसी भाषा का मिश्रण है। ऐसा इसीलिए संभव हो पाया है कि इस औहट का स्वरूप अधिक अयोगात्मक है, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की प्रकृति के निकट है। यह विशेषता केवल कीर्तिलता में ही नहीं बल्कि कीर्ति पताका की भाषा में भी है। योगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर या संश्लिष्टता से विशिष्टता की ओर भाषा का बढ़ना भाषा के विकास की ऐसी प्रक्रिया है जो भाषा को जनता की दृष्टि से सुगमता और सहजता की ओर ले जाती है। भाषा के विकास की इस प्रक्रिया में वाक्य के सभी अंग एक दूसरे से अलग होते जाते हैं और शब्दों में समासिकता की प्रवृत्ति लगातार घटती चली जाती है। यही है कि अयोगात्मकता या विश्लिष्टता, इससे भाषा में सुगमता आती है। विद्यापति की औहट की विशेषताओं को समझने के प्रसंग में उसके स्वरूप पर विचार करना जरूरी है और इस सिलसिले में इतना उल्लेख कर देना भी जरूरी है कि यह समझ गलत है कि संस्कृत के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास एवं प्रचलन हुआ। प्राकृत और अपभ्रंश की पुरानी भाषाएं हैं। शब्द सागर में अपभ्रंश को प्राकृत का प्रवर्ती रूप कहा गया है, लेकिन भाषा के ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि शब्द सागर की समझ गलत है और अपभ्रंश का पहला उल्लेख आचार्य पतंजलि का महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य का समय विद्वानों के द्वारा प्रायः 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इस प्रकार अपभ्रंश का अस्तित्व जनता के बीच एक भाषा के रूप में प्राचीन काल में भी था, भले ही उस समय उसमें साहित्य नहीं रचा जा रहा हो। तो यो कुछ विद्वान यह समझाना चाहते हैं कि पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के नाम के अर्थ में नहीं बल्कि शब्दों के विकारी रूप के अर्थ में किया है। यदि इस व्याख्या को मान लिया जाए तब भी यह कहा जा सकता है कि विकार यानी परिवर्तन की प्रक्रिया में अपभ्रंश का स्वरूप जनभाषा के रूप में विकसित हुआ और आम जनता का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव जब बढ़ा तब उसमें काव्य सृजन भी होने लगा और इस विकास क्रम में लंबा समय लगा। दोस्तों, अब हम विद्यापति के बारे में यह निष्कर्ष निकाले कि किस प्रकार से उनके इतिहास रहा, राजनीतिक काल में उनका महत्व। तो यह कह सकते हैं कि विद्यापति संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की रचनाओं पर इस संक्रमण का प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने चरित काव्य भी लिखे, श्रृंगार के पद भी लिखे, भक्ति में भी लीन हुए और वे संक्रमण काल के कवि होने के नाते उनका महत्व बढ़ गया। इसमें अवसान और उदित होती प्रवृत्तियों का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। विद्यापति के समय में भारत में आम तौर पर दिल्ली सल्तनत का शासन था।
उनके जीवन काल में दिल्ली में तुगलक वंश और लोदी वंश का शासन रहा। एक सामान्य धारणा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में धर्म राजनीति की नियामक शक्ति हो गया था, और कीर्तिलता की कथा इस धारणा को झुठलाती है। कीर्तिलता की कथा में जो दृष्टिकोण सामने आता है उसे लगता है कि राजनीतिक धार्मिक प्रभाव से मुक्त हो रही थी। आज के माहौल में विद्यापति की कीर्तिलता और भी प्रासंगिक हो उठी है। विद्यापति युगीन समाज सामंती समाज था। समाज वर्ण, जाति और वर्ग में विभाजित था। आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न लोगों का दमन और शोषण होता था। राजा, महाजन और व्यापारी सुखी थे। सुखी रहने वाला वर्ग जो था वो राजा, महाजन और व्यापारी ही था। कीर्तिलता में इस तथ्य का उल्लेख है कि हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था और विवाह पद्धति और भी विकृत हुई थी। एक तरफ धन था, दूसरी ओर गरीबी। समाज में आर्थिक विषमता बहुत गहरी थी। दास की स्थिति बहुत खराब थी। किसानों की हालत कुछ बेहतर थी। विद्यापति की रचनाएं, खासकर कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली, अपने समय के जीवंत दस्तावेज हैं। मध्ययुगीन इतिहास लिखने में उनका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। मैथिल कोकिल विद्यापति ने जनभाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। यह भी सही है कि साहित्यिक भाषा को वे जनभाषा के करीब ले आए। उनकी भाषा पर भी संक्रमण का प्रभाव है, इसीलिए उनकी भाषा में नूतन और अभिनव प्रयोग मिलते हैं। उनकी भाषा भारतीय आर्य भाषा की अगुआ है। विद्यापति की भाषा उनकी काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें ऐतिहासिक गतिशीलता है, जनता के बोल है, स्थानीयता है। इसके साथ साथ उनकी भाषा व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संदर्भ को समेट कर चलती है। तो इस प्रकार से विद्यापति की भाषाएं और उनके काल को, उनकी रचनाओं को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप कभी विद्यापति का अध्ययन कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक होगा। और इस वीडियो को केवल आपको एकाग्रचित्त होकर सुनना है। उसके बाद सुनकर आप जब भी सुने तो एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे, वैसे विद्यापति के लिए सारे के सारे मेरा जो लेक्चर है ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यापति का गहन अध्ययन करने के लिए आप इसको अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। और कवि का भाषा, जनभाषा, राजनीतिक परिस्थिति, विद्यापति का युग, इन सब पर हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।